हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 10। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 10वां वीडियो है और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है साम्य पर विभिन्न कारकों का प्रभाव, कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम किसी बंद बर्तन में संपन्न कराते हैं तो उस अभिक्रिया में हमें प्राप्त हो जाती है साम्य अवस्था, और साम्य अवस्था पर विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। विभिन्न कारकों के प्रभाव से तात्पर्य है कि यदि आप ताप बढ़ाओगे, कि ताप बढ़ाते हो आप रिएक्शन में, तो ताप के बढ़ाने से साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब के बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता के बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा और अक्रिय गैस मिलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के हमें पढ़ने हैं 5 इफ़ेक्ट। कितने इफ़ेक्ट पढ़ने हैं? 5। ठीक है। तो हमें देखना है कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम बंद बर्तन में चलाते हैं या प्रारंभ करते हैं तो हमें साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है, और साम्य अवस्था पर यदि आप ताप, दाब, सांद्रण, आयतन, अक्रिय गैस, उत्प्रेरक, इनका प्रभाव देखना चाहते हो तो क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे साम्य में या फिर साम्य अवस्था में, या फिर आप कह सकते हो केसी के मान में। केसी का मतलब साम्य स्थिरांक। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ताप का प्रभाव। नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव को आप इंग्लिश में कह सकते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, मान लो आपके पास कोई भी रिएक्शन है, जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A+B रिवर्सेबल C+D। मान लो ये अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में अग्रिम दिशा में चलते समय ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ये Q का मतलब क्या है? यहाँ ऊष्मा। Q का मतलब ऊष्मा है। अग्रिम दिशा में चलते हुए ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो यदि आप इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाओगे ना, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा कि आपने इस Q का मान बढ़ा दिया, और Q का मान बढ़ा दिया तो Q किसकी हेल्प कर रही है? A और B की। ऊष्मा तो A और B की हेल्प कर रही है, इसलिए अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में तेज हो जाएगा, V1 का मान बढ़ेगा। और जब अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में तेज हो जाता है ना, परमानेंटली अग्रिम दिशा में ही तेज रहता है, तो क्या होगा कि आपकी जो साम्य अवस्था है वो अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी। और जब साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाती है तो इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, C और D की, यानी उत्पादों की, और इनकी सांद्रता थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको पता है Kc का फार्मूला क्या होता है? इस रिएक्शन के लिए Kc का फार्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है। तो हमने जब ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने का मतलब हमने ऊष्मा दी, और ऊष्मा ने अभिक्रिया को अग्रिम दिशा में तेज कर दिया, और अग्रिम दिशा में तेज कर दिया, उसके वजह से C और D की सांद्रता बढ़ जाएगी, यानी ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा। तो जब भिन्न में अंश का मान बढ़ जाता है और हर का घट जाता है तो पूरी भिन्न का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में Kc का मान बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और वो अपनी साम्य अवस्था में है और आप उसका ताप बढ़ा देते हो,
तो अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ेगा जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित हो रही होगी। देखो इस दिशा में ही तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ये क्यू इस दिशा में ही तो अवशोषित हो रहा है, और ऊष्मा इस दिशा में अवशोषित हो रही, तो इसका मतलब ये है कि साम्य अवस्था भी अग्रिम दिशा में ही विस्थापित होगी, और जब साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित होगी इसका मतलब केसी का मान बढ़ जाएगा, साम्य स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा। पर यदि ये रिएक्शन ऐसी ना होती, ऐसी होती रिएक्शन, देखो जरा, मान लो A प्लस बी आपस में रिएक्शन करके जब C और D बनाते हैं तो C और D बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती, यानी अभिक्रिया होती ऊष्माक्षेपी। यदि इधर Q था तो अभिक्रिया थी ऊष्मा शोषी, उसमें तो ऊष्मा अवशोषित हो रही थी और अब ऊष्मा निकल रही है। तो यदि ऐसी स्थिति में या ऐसी अभिक्रिया में आप ताप को बढ़ाओगे तो यहाँ ताप बढ़ाने का मतलब ऊष्मा दोगे, तो ऊष्मा इस बार हेल्प करेगी C और D की, यानी अभिक्रिया का वेग विपरीत दिशा में जो V2 है वो तेज हो जाएगा, और यदि V2 तेज हो गया तो इनकी सांद्रता बढ़ेगी, यानी इनकी, और इनकी सांद्रता घट जाएगी, इनकी सांद्रता घट जाएगी। यदि किसी भिन्न में हर की सांद्रता बढ़ जाती है, हर का मान बढ़ जाता है और अंश का घट जाता है, तो भिन्न का टोटल मान घट जाता है। तो यदि किसी ऐसी अभिक्रिया में आप ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग विपरीत दिशा में बढ़ेगा, साम्य अवस्था भी विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी, और केसी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही है और ये घट रही है। ठीक है, तो ताप के प्रभाव में आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रिया कैसी है, क्या अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो ताप के प्रभाव में क्या ध्यान रखना है, यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो यहाँ लिख लो आप ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए क्या देखने को मिलेगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए V1 कह दो या R1 कह दो, यानी अग्रिम अभिक्रिया का वेग, अग्रिम अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अग्रिम अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कोमा साम्य या साम्य अवस्था कह दो, साम्य अग्र दिशा में, अग्र कह दो या अग्रिम कह दो, साम्य अग्र दिशा में, साम्य अग्र दिशा में क्या हो जाता है, विस्थापित, साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा, तथा केसी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ये तो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। पर यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यहां से लिखते हैं, चलो ऊष्माक्षेपी, जैसी रिएक्शन ये लिखी हुई है इसमें ऊष्मा निकल रही है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या देखने को मिलेगा आपको, इसके लिए V2 का मान, यानी विपरीत अभिक्रिया का वेग, आप इसे V2 भी लिख सकते हो और R2 भी लिख सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो विपरीत अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और विपरीत अभिक्रिया का वेग बढ़ने के साथ साथ साम्य जो है आपका, साम्य विपरीत, विपरीत कह दो या पश्च कह दो, पश्च दिशा में क्या हो जाएगा, विस्थापित, विपरीत दिशा में विस्थापित। तथा जब साम्य विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा तो केसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, केसी का मान घट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपके पास अभिक्रिया कैसी है, क्या अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है, अर्थात क्या अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, या फिर अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है। ये दोनों बातें ध्यान रख के चलनी है। तो ये तो है ताप का प्रभाव। उसके बाद हम नंबर 2 पर बात करेंगे, नंबर 2 हेडिंग लिखो। नंबर 2 पर हम बात करेंगे दाब के प्रभाव की।
दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव को आप इंग्लिश में कह सकते हो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो दाब के प्रभाव में क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में आप दाब बढ़ा रहे हो, तो दाब बढ़ाने से आयतन घटेगा, पक्की बात है। देखो कैसे घटेगा आयतन। मान लो हमारे पास एक इस तरह का एक बर्तन है, बंद बर्तन, और इस बंद बर्तन में हमने ऊपर लगा दिया ये एक पिस्टन, ये पिस्टन लगा दिया और यहाँ रिएक्शन चल रही है। आपको पता है ज़्यादातर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बंद बर्तन में ही संपन्न कराई जाती हैं। तो यहाँ रिएक्शन चल रही है और रिएक्शन मान लो ऐसी चल रही है N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3। मान लो ये वाली रिएक्शन चल रही है इस बंद बर्तन में। अब आपने क्या करा, इसके ऊपर दाब बढ़ा दिया, यानी पिस्टन को दबा दिया नीचे की तरफ। जब आपने पिस्टन को दबा दिया, मान लो पिस्टन यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक, तो यूँ बताओ कि पहले तो इसका आयतन यहाँ से यहाँ तक था, यह आयतन था V1। इस बार मैंने आयतन कहा V को, पहले कहा था वेग, और अब आयतन हो गया है V2। तो यहाँ क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, V1 - V2 ही तो होगी, यानी इतना आयतन घट चुका है। पिस्टन यहाँ था और यहाँ तक आपने दबा दिया तो आयतन तो घट गया, और जब आयतन घट गया तो कम आयतन में कम अणु ही तो आसानी से रह सकते हैं। कम आयतन में कम अणु ही रह सकते हैं आसानी से, या कम मोल ही रह सकते हैं आसानी से, उनका रहना ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इधर देखो कितने अणु हैं या कितने मोल हैं। भाई 1 मोल तो है N2 का, 1 मोल तो N2 का है, और 3 हैं H2 के। तो इधर टोटल मोल हमारे पास 4 हैं, या टोटल अणुओं की संख्या 4 है, और इधर कितनी है टोटल अणुओं की संख्या, 2। तो हमें पता है कि हमने जब दाब बढ़ाया है, ये P बढ़ाया है, तो दाब बढ़ाने से आयतन क्या हुआ है, घटा है, और कम आयतन में कम अणु आसानी से रह सकते हैं। तो यदि अभिक्रिया का वेग इस दिशा में बढ़ता है तो अणुओं की संख्या 4 से हो जाएगी 2, यानी कम हो जाएगी अणुओं की संख्या, और कम आयतन के लिए कम अणुओं की संख्या होना ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा अच्छा है। और यदि रिएक्शन इस दिशा में तेज़ी से चली तो 2 के कितने हो रहे हैं अणु, 4, तो 4 अणु हो रहे और जगह होगी कम, तो कम जगह में कम आयतन में कोई 4 अणु आसानी से रह सकते हैं। भाई जितनी कम जगह है अणुओं की संख्या उतनी घटनी चाहिए। इसलिए यदि किसी भी अभिक्रिया पर आप दाब का मान बढ़ाते हो तो आयतन घटता है, और आयतन घटता है तो अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में अणुओं की संख्या या कणों की संख्या या मोलों की संख्या घटेगी। और इस दिशा में घट रही, देखो 4 से 2 हो रही, और वेग उस दिशा में बढ़ेगा तो साम्य भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, साम्य भी क्या हो जाएगा, उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगा। अब इसे मैं मिटाता हूँ, लिखो, चलो लिखो, इसके बारे में लिखते हैं। चलो, दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर, यदि दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाने पर आयतन क्या होगा, घटेगा। दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग उस दिशा में, अभिक्रिया का वेग उस दिशा में विस्थापित हो जाता है किस दिशा में विस्थापित होगा बताओ, जिस दिशा में या जिस ओर कणों लिख दो, कणों, जिस ओर कणों लिख दो या अणुओं लिख दो, एक ही बात है। जिस ओर कणों की संख्या क्या होती है,
घटती है, जिस ओर कणों की संख्या घटती है, कौमा, तथा साम्य भी, साम्य कह दो या साम्य अवस्था कह दो, एक ही बात है, साम्य भी उसी दिशा में, साम्य भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाता है। ये चीज़ बहुत काम की है, विस्थापित हो जाता है, साम्य भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दाब बढ़ाओगे तो दाब बढ़ाने से आयतन घटेगा, और आयतन घटेगा तो अभिक्रिया का वेग उस दिशा में तेज हो जाएगा जिस दिशा में कणों की संख्या या अणुओं की संख्या घट रही है, ठीक है। और जिस दिशा में अभिक्रिया का वेग तेज होगा उसी दिशा में साम्य अवस्था क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी उसी दिशा में, ठीक है। अब हम देखेंगे सांद्रता का प्रभाव। नंबर 3, हेडिंग नंबर 3, सांद्रता। सांद्रता का प्रभाव, इसे भी ध्यान से समझ लेना। सांद्रता का प्रभाव, देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि Kc के मान में परिवर्तन, साम्य स्थिरांक के मान में परिवर्तन केवल ताप के प्रभाव में ही लिखना है, केवल किसके प्रभाव में, ताप के प्रभाव में, ठीक है। और यदि हम ताप के अलावा कोई सा भी प्रभाव लिखते हैं तो आपको Kc के मान में कोई परिवर्तन नहीं लिखना है, क्योंकि Kc अर्थात साम्य स्थिरांक का मान केवल ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बदलने से बदलेगा। और यदि रिएक्शन का टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा है तो Kc का मान तो उतना ही रहेगा। साम्य अवस्था विस्थापित हो सकती है अग्रिम दिशा में और विपरीत दिशा में भी, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो इस चीज़ को बहुत बारीकी से लेते हैं और इस चीज़ में गलती कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो बता ही रहा हूँ सारी बात, पर फिर भी इस बात का ध्यान रखना। देखो जब ताप का प्रभाव मैंने आपको समझाया तो मैंने यहाँ बताया कि यहाँ तो Kc का मान बढ़ जाएगा, यहाँ घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, फिर आप उस टेम्परेचर को बढ़ा के रखोगे, उतना ही रखोगे बढ़ा के। और यदि टेम्परेचर को बढ़ा के रखोगे तो क्या होगा, तो रिएक्शन जो परिवर्तन दिखा रही है वो दिखाती रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा के मेंटेन कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि आपने टेम्परेचर को एक बार बढ़ाया और फिर वो अपने आप घट जाएगा, तो घटने नहीं देना है उसे। ये जितना टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया उतने टेम्परेचर को बढ़ा के आपको मेंटेन रखना है, तो इसलिए Kc का मान बदल जाता है। जबकि यदि हम यहाँ बात करें दाब के प्रभाव में, तो दाब के प्रभाव में क्या होता है कि दाब आपने जब बढ़ा दिया तो आप ऐसा नहीं करने के, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक पिस्टन है, सिलेंडर है, उसमें रिएक्शन चल रही है, ऊपर से पिस्टन है, दाब आपने एक बार बढ़ा दिया ना, तो फिर उसके बाद आप उस पिस्टन को रोक दोगे, और पिस्टन को रोक दोगे तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में भगाएगी जिस डायरेक्शन में कणों की संख्या घट रही है, और कणों की संख्या घट रही है तो दाब ऑटोमेटिकली घट जाएगा। अब आपको ऐसा नहीं करना कि दाब बढ़ा रहे तो बढ़ाते ही जा रहे, बढ़ाते ही जा रहे, बढ़ाते ही जा रहे, दाब को तो बढ़ा के आप पिस्टन को रोक दोगे, फिर रिएक्शन उस दाब को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, यानी उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज हो रहा हो। तो दाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उतने ही दाब को मेंटेन रख सकते हो, तो इसलिए दाब परिवर्तन से Kc के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर साम्य अवस्था अपने आप को व्यवस्थित करेगी, वो सरकेगी जरूर, पक्की बात है। इसी तरीके से आपको बाकी सारे इफेक्ट में ध्यान रखना है, सिर्फ Kc में जो परिवर्तन आप लिखते हो ताप में ही आपको लिखना है। उसके बाद हम बात कर रहे दाब का प्रभाव हो गया, सांद्रता का प्रभाव। मान लो कोई भी रिएक्शन है आपके पास, पहले थोड़ी देर समझ लो, मान लो हमारे पास रिएक्शन है A + B रिवर्सेबल C + D। इस रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया, बर्तन में A और B डाला, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हुई, और जब C और D बनने लग गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी स्टार्ट होगी।
जब दोनों डायरेक्शन में चलनी शुरू हुई तो आपको पता है एक समय ऐसा आएगा जब अग्रिम तथा विपरीत अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाएंगे। जिस अवस्था में अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं उस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था या साम्य। ठीक है, साम्य हमें प्राप्त हो जाएगा, और जब साम्य प्राप्त हो जाएगा उस समय मैं कह रहा हूँ कि ए या बी या दोनों की सांद्रता बढ़ा दो, यानी बर्तन में या तो ए डाल दो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, या फिर बी डाल दो, या दोनों ही डाल दो। तो यदि इनकी सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता आप बढ़ाओगे तो मुझे खुद सोच के बताओ एक बात कि साम्य स्थिरांक Kc का वैल्यू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। और आपने साम्य अवस्था पर क्या करा है, ए और बी की सांद्रता बढ़ा दी, यानी यह वैल्यू आपने बढ़ा दिया। यदि ये वाला वैल्यू आपने बढ़ा दिया तो Kc का मान तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, पर एक नियत ताप पर Kc का मान कांस्टेंट होता है। ठीक है, यदि टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तभी Kc का मान बदलता है। देखो यहाँ बदला Kc का मान, यहाँ बदला, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर Kc का मान बदलता है। और यदि रिएक्शन का टेम्परेचर आपने मेंटेन कर रखा है, कांस्टेंट है, तो Kc का मान उतना ही रहेगा, फिर चाहे कोई सा भी इफेक्ट आप देखते रहो। अभी हमने क्या करा, साम्य अवस्था प्राप्त हुई, टेम्परेचर हमारे रिएक्शन का कांस्टेंट है, तो हमने देखा कि इसकी सांद्रता हमने बढ़ा दी इन दोनों की, और इनकी सांद्रता बढ़ाई तो Kc के फार्मूले में ये आते हैं नीचे, तो ये वैल्यू नीचे वाला हर वाला वैल्यू जब आप बढ़ाओगे तो टोटल वैल्यू तो घट जाएगा, और टोटल वैल्यू घट जाएगा इसका मतलब Kc का मान घट जाएगा। पर Kc का मान कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो Kc रिएक्शन अपने Kc के मान को घटने नहीं देगा, और रिएक्शन घटने नहीं देगा इसका मतलब जैसे ही आप इनकी सांद्रता बढ़ाओगे ना, अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में तेज हो जाएगा, और जब अग्र दिशा में अभिक्रिया का वेग तेज हो जाएगा ना तो साम्य भी अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा, पर Kc के मान को अपने मेंटेन रखेगा। बस ये बात ध्यान से समझनी है आपको कि Kc का मान मेंटेन रखने के लिए, उतना ही रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, भाई इसका नाम ही साम्य स्थिरांक है। Kc का मान क्या है, साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक है तो ये तो एक स्थिरांक है, तो कांस्टेंट रहता है यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आपको लिखना है अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, ये सांद्रता हमने साम्य अवस्था पर बढ़ाई है, साम्य अवस्था प्राप्त होने के बाद अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्र तथा इसके विपरीत यदि मैं लिख दूं उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर, उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर, तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ाओगे तो साम्य कौन सी दिशा में विस्थापित होगा, साम्य पश्च दिशा में, पश्च दिशा में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। लिख लेना सेंटेंस पूरा, विस्थापित हो जाता है। मतलब कहने की बात यह है कि आप सांद्रता के प्रभाव में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखोगे कि यहाँ आपको Kc का मान नहीं बताना है कि Kc बढ़ जाता है या घट जाता है, Kc का मान सिर्फ ताप के केस में बताना है। बाकी साम्य को आप विस्थापित कर सकते हो, क्योंकि साम्य अवस्था अपने आप में गतिक होती है। कैसी होती है, गतिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में पढ़ा कि ताप बढ़ाने पर रिएक्शन का स्पीड उस डायरेक्शन में बढ़ेगा जिस डायरेक्शन में ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक है, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया की दिशा में वेग बढ़ेगा, और जिस दिशा में वेग बढ़ेगा उसी दिशा में साम्य भी विस्थापित होगा। और यदि साम्य अग्रिम दिशा में विस्थापित हुआ है तो Kc का मान बढ़ जाएगा,
और विपरीत दिशा में विस्थापित हुआ है तो केसी का मान घट जाएगा। तो केसी का मान का जिक्र आपको सिर्फ ताप के प्रभाव में करना है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है। दूसरा है दाब का प्रभाव। मैंने बताया दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, और आयतन घटेगा तो अभिक्रिया अपने आप को उस दिशा में तेजी से चलाएगी जिस दिशा में कणों की संख्या घट रही हो, क्योंकि कम आयतन में कम कण या कम अणु ही आसानी से रह सकते हैं, और साम्य अवस्था भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा सांद्रता का प्रभाव। भाई यदि रिएक्शन में आप अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा देते हो तो साम्य अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगा, यानी साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी। और यदि उत्पादों की सांद्रता आप बढ़ा देते हो तो साम्य अवस्था विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात कर रहे हैं हम। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हमने ये 3 प्रभाव तो देख लिए। तीनों प्रभावों में आपको बार बार मैं एक बात बता रहा हूँ कि केसी का मान जो परिवर्तित होता है वो परिवर्तन केवल आपको ताप के प्रभाव में ही दिखाना है। मतलब ताप के प्रभाव में ही आप लिख कर आ सकते हो कि केसी का मान बदलता है, और किसी भी प्रभाव में आपको केसी का मान बदलते हुए नहीं दिखाना है। ठीक है? क्योंकि एक बात मैंने आपको सिखाई थी पहले भी कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम संपन्न कराते हैं किसी बंद बर्तन में और वो साम्य अवस्था पर पहुंच जाती है, यानी अग्रिम अभिक्रिया का वेग विपरीत अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, तो उस समय जो हम साम्य अवस्था पर स्थिरांक निकालते हैं उसे कहते हैं साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक की 2 परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी। और किसी भी अभिक्रिया के लिए, ध्यान से समझना अब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी अभिक्रिया के लिए एक नियत ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर केसी का मान कांस्टेंट होता है। ठीक है? ये लाइन बहुत काम की है कि मान लो कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उसका टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी अभिक्रिया के लिए केसी का मान कांस्टेंट होता है। फिर चाहे आप उसमें सांद्रता बदलते रहो, किसी की दाब बदलते रहो, कुछ भी करते रहो, ठीक है, केसी का मान कांस्टेंट रहेगा। केसी का मान केवल कब बदलता है? जब टेम्परेचर चेंज करोगे आप। ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो खैर, अगली बात कर रहे हैं हम। हमने 3 इफेक्ट देखे थे। अब हम नंबर 4 हेडिंग डालेंगे। लिखो नंबर 4, उत्प्रेरक। का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। देखो मान लो ये रिएक्शन है आपके पास, A + B रिवर्सेबल C + D, और इस रिएक्शन में आपने उत्प्रेरक का प्रयोग कर दिया, धनात्मक उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरक क्या करेगा? अग्रिम अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और जितनी तेजी से अग्रिम अभिक्रिया के वेग को ये बढ़ाएगा विपरीत अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ाएगा। तो उत्प्रेरक अग्रिम तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग को समान रूप से बढ़ा देता है, और जब अग्रिम अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया का वेग समान रूप से बढ़ा है तो साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो प्रभाव पड़ेगा साम्य अवस्था पर और ना ही प्रभाव पड़ेगा साम्य स्थिरांक केसी पर हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ायदा ये होगा, आपको पता है ना भाई, साम्य स्थिरांक केसी का फार्मूला क्या होता है? V1/V2 ही तो होता है। अग्रिम अभिक्रिया V1 नहीं K1 लिखना चाहिए। K1 वेग स्थिरांक को K से लिखते हैं ना हम। अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटे विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये होता है ना केसी। तो जितनी तेजी से अग्रिम अभिक्रिया का वेग बढ़ता है उतनी तेजी से ही विपरीत अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो जब V1 और V2 में चेंज बराबर हो रहे हैं तो अनुपात में तो कोई गड़बड़ी होगी ही नहीं, तो साम्य अवस्था भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ना तो साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित होगी, ना तो विपरीत दिशा में विस्थापित होगी, और ना ही केसी का मान बदलेगा। पर एक फ़ायदा ज़रूर होगा, और वो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी, शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रही ना बात? तो ध्यान रखना है इस बात का आपको कि उत्प्रेरक का प्रयोग जब भी आप करोगे
तो उत्प्रेरक के प्रयोग से साम्य अवस्था में कोई चेंज नहीं होने का, पर साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है, शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ लिखो उत्प्रेरक के प्रयोग से साम्य अवस्था परिवर्तित नहीं होती, परंतु ऐसे लिखते हैं। साम्य अवस्था परिवर्तित होने का मतलब यह है कि साम्य अवस्था ना तो अग्रिम दिशा में विस्थापित होती है और ना तो विपरीत दिशा में विस्थापित होती है। यह है परिवर्तन का मतलब। ठीक है, तो हमने लिखा है कि उत्प्रेरक के प्रयोग से साम्य अवस्था परिवर्तित नहीं होती, परंतु साम्य अवस्था ऐसे अलग अलग करके भी तो लिख सकते हो। साम्य अवस्था लिख लो या साम्यावस्था लिख लो, एक ही बात है, या केवल साम्य लिख लो, जब भी ठीक है। परंतु साम्य अवस्था जल्दी माने शीघ्र प्राप्त हो जाती है। साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है, तो आपको साम्य अवस्था जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, पर ना तो केसी के मान में कोई चेंज होगा, ना तो साम्य अवस्था अपनी जगह से हिलेगी। उसके बाद पांचवा प्रभाव हमें पढ़ना है अक्रिय गैस का प्रभाव। अक्रिय गैस का प्रभाव, ध्यान से समझ लेना जरा इस बात को। ये बात बच्चों के बहुत कम समझ में आती है। देखो, मान लो हमारे पास एक इस तरह का एक सिलेंडर है और उसमें हमने लगा रखा है पिस्टन। ये पिस्टन है और ये जो पिस्टन है ना, ये फिक्स है। कैसा है? फिक्स, यानी गतिशील नहीं है। और इसके अंदर रिएक्शन चल रही है, इसके अंदर एक रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। मान लो वो रिएक्शन है N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3। मान लो अमोनिया बनाने की हैबर विधि की अभिक्रिया इस बर्तन में संपन्न हो रही है। इधर कितने अणु हैं देखना, 3 और 1 4। इधर तो 4 अणु हैं और इधर हैं 2। ये बात अभी समझाई थी ना थोड़ी देर पहले। अब मैंने क्या काम करा, इसमें अक्रिय गैस भर दी मैंने। अक्रिय गैस, भाई पिस्टन को मैंने नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी। पिस्टन वहीं का वहीं है जहाँ पहले था, सिर्फ हमने अक्रिय गैस इसमें मिला दी है। तो अक्रिय गैस मिलाने से क्या होगा, उसे क्रिया तो करनी नहीं किसी के साथ, पर भीड़ तो बढ़ा ही देगी। वो अक्रिय गैस क्या करेगी, भीड़ बढ़ा देगी। उसे किसी से क्रिया नहीं करनी है, वो तो अक्रिय है, कोई मतलब नहीं है क्रिया करने का, पर वो भीड़ को ज़रूर बढ़ाएगी। और भीड़ बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि जो ये हमारे अभिकारक और उत्पाद थे, इन्हें रहने के लिए कम जगह मिलेगी ना जगह। तो ये बिल्कुल इफेक्ट ऐसा ही होगा जैसे आपने दाब का प्रभाव पढ़ा था। दाब में तो आपने पिस्टन को दबा दिया था और पिस्टन को दबा के आयतन आपने घटा दिया था, और आयतन घटाने से अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ गया था जिस दिशा में अणुओं की संख्या घट रही होती है, और साम्य अवस्था भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। यहाँ तो आपने पिस्टन नहीं दबाया, पर पिस्टन भले ही ना आपने दबाया हो, इसमें भीड़ तो आपने बढ़ा ही दी। अक्रिय गैस के पार्टिकल्स को इसमें डाल के आपने भीड़ बढ़ा दी, और भीड़ बढ़ाने के कारण ये जो रिएक्शन के अभिकारक और उत्पाद हैं, इन्हें तो कम जगह मिली ना, इनके लिए जगह की उपलब्धता, इनके लिए आयतन की उपलब्धता घट जाएगी। और जब इनके लिए आयतन घट जाएगा ना, तो अभिक्रिया का वेग उस दिशा में तेज हो जाएगा जिस दिशा में कणों की संख्या घट रही होगी। इधर कितने अणु हैं, 4, इधर कितने हैं, 2। तो रिएक्शन का स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा और साम्य अवस्था भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई ना बात। तो इसका मतलब अक्रिय गैस का प्रभाव बिल्कुल दाब के प्रभाव के जैसा है, जैसा दाब का प्रभाव होता है।
भाई दाब तो आपने ऊपर से पिस्टन को दबा के बढ़ा दिया था, और दाब बढ़ाने से आपने क्या करा था, आयतन घटा दिया था, और आयतन घटाने के कारण रिएक्शन का स्पीड उस डायरेक्शन में फास्ट हो गया था जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज होता है, घटता है। तो यहाँ भी हम वैसे ही लिखेंगे, अक्रिय गैस का प्रभाव। अक्रिय गैस के प्रभाव में आप लिखोगे अक्रिय गैस, अक्रिय गैस को क्रिया तो करनी नहीं किसी से, अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस मिलाने पर क्या होगा, आयतन, आयतन घटेगा ना। किसके लिए आयतन घटेगा, रिएक्शन के अभिकारकों और उत्पादों के लिए आयतन घटेगा, आयतन घटेगा, कॉमा, आयतन घटने से क्या होगा, आयतन घटने से अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग उस दिशा में, अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ता है, उस दिशा में बढ़ता है जिस ओर या जिस दिशा में, जिस ओर कणों की संख्या, जिस ओर कणों की संख्या क्या होती है, घटती है, जिस ओर कणों की संख्या घटती है, तथा साम्य अवस्था, या केवल साम्य लिख दो, साम्य अवस्था भी, साम्य अवस्था भी उसी दिशा में, उसी दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित, उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है, साम्य अवस्था भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमने कुल कितने इफेक्ट पढ़े, 5। एक काम करो, पॉज करके लिखो जल्दी से, फिर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझाता हूँ इसके ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मिटा दूँ बेटे, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरह आएगा, वे कोई भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया देंगे आपको, और उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर इन 5 प्रभावों में से किसी भी प्रभाव को वे पूछ लेंगे आपसे कि आप बताओ सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, अक्रिय गैस का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको डिस्कस करनी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिखो मेरे साथ साथ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल, हमारे पास रिएक्शन है H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस रिवर्सेबल 2HI गैसियस, और इसमें साथ में निकलती है उष्मा, ये लिख दिया Q। Q का मतलब यहाँ क्या है, उष्मा है। तो इस रिएक्शन के ऊपर देखने हैं ये 5 इफेक्ट। सबसे पहले आप लिखो इस पे ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इस रिएक्शन पर टेम्परेचर बढ़ाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। यदि आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का स्पीड इस दिशा में ही तो बढ़ेगा, क्योंकि Q हेल्प कर रहा है HI की। Q माने ऊष्मा, ताप बढ़ाने के लिए आप ऊष्मा दोगे, इसका मतलब आप Q का मान बढ़ा रहे हो, और Q का मान बढ़ाओगे तो रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा, और रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होगा तो साम्य अवस्था भी विपरीत दिशा में विस्थापित होगी, और विपरीत दिशा में विस्थापित होगी तो क्या होगा, Kc का मान घट जाएगा। Kc के मान का जिक्र केवल आपको ताप के प्रभाव में ही करना है, ये बात बताई थी ना। तो यहाँ सिर्फ आपको 2 बात लिखनी है। सबसे पहली बात, साम्य, साम्य कौन सी दिशा में, पश्च कह दो या विपरीत कह दो, पश्च दिशा में
विस्थापित, साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होगा या विपरीत दिशा में विस्थापित, कौमा जब साम्य अवस्था विपरीत दिशा में विस्थापित होगी तो केसी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, केसी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, अब हम देखेंगे किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, बताओ बताओ इस रिएक्शन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में कणों की संख्या घटती है, और साम्य अवस्था भी उसी दिशा में विस्थापित होती है। अब यहाँ कणों की संख्या देखो कितने हैं, 1 और 1 2, 2 मोल तो इधर हैं और HI के 2 ही मोल इधर हैं, तो दोनों तरफ मोलों की संख्या तो 2 ही है। ना तो मोलों की संख्या अर्थात कणों की संख्या अर्थात अणुओं की संख्या किसी भी दिशा में घट रही है और ना तो बढ़ रही है। जब कणों की संख्या में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब बढ़ाने से ना तो रिएक्शन का स्पीड किसी भी डायरेक्शन में बढ़ेगा और ना तो साम्य अवस्था विस्थापित होगी किसी भी दिशा में। ठीक है, तो हम दाब के प्रभाव में लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं। इस अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इस रिएक्शन में दोनों तरफ कणों की संख्या या मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या क्या है, समान है। उसके बाद नंबर 3 हेडिंग लिखो आप। नंबर 3 सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव, चलो सांद्रता का प्रभाव देखते हैं कि इस रिएक्शन पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। भाई सीधी बात है, यदि आपने इनकी सांद्रता बढ़ा दी तो साम्य अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगा और इनकी सांद्रता बढ़ा दी तो साम्य विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि स्थिर ताप पर Kc का मान स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, और उस Kc के मान को अर्थात कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करती है साम्य को विस्थापित करके। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ H2 या I2 की सांद्रता, या दोनों की भी बढ़ा सकते हो आप, H2 या I2 की सांद्रता बढ़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ाने पर साम्य, इन दोनों की सांद्रता बढ़ाओगे तो साम्य कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में, साम्य अग्र दिशा में, अग्र कह दो या अग्रिम, अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगा, या केवल विस्थापित लिख दो। साम्य कौन सी दिशा में विस्थापित होता है, अग्र दिशा में, जबकि ये क्या है, HI, HI की सांद्रता बढ़ाने पर, HI की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य कौन सी दिशा में, पश्च दिशा में, पश्च दिशा में विस्थापित हो जाता है या हो जाएगा। ठीक है, या होता है, कुछ भी लिख सकते हो आप। समझ में आ गई ना बात, सांद्रता का प्रभाव। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 4 पर उत्प्रेरक का प्रभाव। नंबर 4 उत्प्रेरक का प्रभाव। मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेरक के प्रभाव में आपको रिएक्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि रिएक्शन कैसी है, क्या ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या कणों की संख्या इसमें घट रही है या बढ़ रही है, देखने की ज़रूरत नहीं है। उत्प्रेरक का प्रभाव तो हर एक अभिक्रिया पर एक जैसा ही होता है।
उत्प्रेरक लगाने से साम्य अपरिवर्तित पर साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त। ठीक है, सिखाई थी ना बात। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उत्प्रेरक अग्रिम अभिक्रिया का वेग जितना बढ़ा देता है, विपरीत अभिक्रिया के वेग को भी उतना ही बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे उत्प्रेरक के प्रभाव में साम्य तो रहेगा अपरिवर्तित, मतलब साम्य अवस्था ना तो अग्रिम दिशा में विस्थापित होगी ना विपरीत दिशा में विस्थापित होगी, परंतु ये जो साम्य है ना, ये जल्दी प्राप्त हो जाएगा। देखो, साम्य अपरिवर्तित परंतु जल्दी प्राप्त। साम्य अवस्था अपनी जगह से नहीं हिलेगी, पर साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी। नंबर 5, अक्रिय गैस का प्रभाव। अक्रिय गैस का प्रभाव, देखो आप अक्रिय गैस जब भी मिलाते हो तो रिएक्शन के अभिकारक और उत्पादों को रहने के लिए कम जगह मिलती है, यानी उनके लिए आयतन घट जाता है, और आयतन घटने से अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में कणों की संख्या घट रही हो, और साम्य भी उसी दिशा में विस्थापित होता है। पर इस रिएक्शन को देखो तो सही, क्या इसमें कणों की संख्या घट रही है किसी भी दिशा में? इधर भी 2 थे मोल और उधर भी 2 ही हैं, तो इसका मतलब इस अभिक्रिया के साम्य पर अक्रिय गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं एक रिएक्शन को, और उस रिएक्शन के ऊपर देखते हैं सारे इफेक्ट। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल तो कर लिया, यहाँ लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल, और मेरे पास रिएक्शन है N2 + 3H2। लिखो आप N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस रिवर्सेबल 2NH3 गैसियस प्लस Q। ये है ऊष्मा निकलती है इसमें। तो सबसे पहले हमें देखना है ताप का प्रभाव। भाई ताप बढ़ाओगे तो Q बढ़ाओगे, Q बढ़ाओगे तो रिएक्शन का स्पीड कौन से डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा, और साम्य भी विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा। और ताप के केस में Kc का मान भी लिखना चाहिए कि बढ़ेगा या घटेगा। जब साम्य विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा तो Kc का मान घट जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित और Kc का मान घट जाएगा, क्योंकि Q इधर है ना, तो अभिक्रिया का वेग विपरीत दिशा में बढ़ेगा और साम्य भी विपरीत दिशा में विस्थापित होगा। उसके बाद दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में बताओ क्या होगा? आपको पता है दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में कणों की संख्या घट रही हो, और साम्य भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाता है। अब देखो किस दिशा में कणों की संख्या घट रही है, बताओ किस दिशा में घट रही है? भाई 3 और 1 4 तो इधर हैं और इधर 2 हैं, अग्रिम दिशा में घट रही है, अग्रिम दिशा में 4 से 2। तो दाब बढ़ाने पर साम्य कौन सी दिशा में विस्थापित होगा? साम्य अग्र दिशा में, अग्र दिशा में क्या हो जाएगा? विस्थापित। साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? उसके बाद देखो सांद्रता का प्रभाव। भाई सांद्रता का प्रभाव तो सीधा है, यदि इनकी सांद्रता बढ़ाओगे तो साम्य अग्र दिशा में, और इसकी बढ़ाओगे तो पश्चिम दिशा में। N2 और H2, यहाँ तो लिख देता हूँ मैं N2, N2 या H2, यहाँ लिख देते हैं H2 की सांद्रता बढ़ाने पर, ये बढ़ाने पर है, बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित, जबकि ये क्या है? NH3, यहाँ लिख देते हैं NH3, जबकि NH3 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है।
नंबर 4 उत्प्रेरक का प्रभाव। भाई उत्प्रेरक का प्रभाव तो सब में यही लिखना है कि साम्य अपरिवर्तित रहेगा परंतु जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अक्रिय गैस का प्रभाव, देखो अक्रिय गैस मिलाने से अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में कणों की संख्या घटती है। देखो 4 से 2 हो रहे ना, तो इसका मतलब यह है कि साम्य कौन सी दिशा में विस्थापित हो जाएगा, साम्य अग्र दिशा में विस्थापित। अब जल्दी से आप एक काम करो, जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन बताता हूँ फिर मैं आपको। पोज करके लिखो जल्दी से। कर लिया बेटे पोज? ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। मतलब ये आपने कितने इफेक्ट देखे हैं? 5। और ज़रूरी नहीं कि ये 5 इफेक्ट आए, कोई सा एक भी इफेक्ट आ सकता है। रिएक्शन में आपको देंगे कि इस अभिक्रिया पर बताना है आपको प्रभाव। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है, देखो केसी के मान का जिक्र हमने केवल कहाँ किया है? ताप में। बाकी किसी में हमने केसी के मान का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है, हमने साम्य को विस्थापित किया है। ठीक है, तो अब कौन सा एग्जाम्पल है? तीसरा। लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, Q प्लस PCl5 गैसियस रिवर्सिबल PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। इस रिएक्शन को देखो, देखो जरा ध्यान से। यदि ताप बढ़ाओगे, पहला है ताप का प्रभाव, यदि ताप बढ़ाओगे तो रिएक्शन का स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा और साम्य भी अग्रिम दिशा में विस्थापित। साम्य कौन सी दिशा में? अग्रिम दिशा में। और केसी का मान जब अग्रिम दिशा में विस्थापित हुआ है तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि साम्य अग्र लिखना है, या पश्च की जगह क्या लिखना है? अग्र। साम्य अग्र दिशा में विस्थापित और केसी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये तो हो गया ताप का प्रभाव। दाब का प्रभाव, भाई दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग और साम्य उस दिशा में जाते हैं जिस दिशा में कणों की संख्या घट रही हो। देखो इधर कितने हैं? 1 और 1 2, इधर तो 2 हैं, यहाँ तो 2 हैं, और यहाँ PCl5 का एक ही है। ये तो ऊष्मा है ना, ऊष्मा। तो यदि दाब बढ़ाओगे तो रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, क्योंकि 2 से 1 हो रहे और साम्य भी विपरीत दिशा में विस्थापित। तो यहाँ लिखेंगे साम्य अग्र की जगह क्या ले जाएंगे? विपरीत, या पश्च लिख लो। साम्य पश्च दिशा में विस्थापित हो जाएगा। सांद्रता का प्रभाव, यदि आप PCl5 की सांद्रता बढ़ाओगे, इन दोनों की जगह हम लिखते हैं PCl5। क्या लिखते हैं? PCl5। PCl5 PCl5 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा, जबकि PCl3 या Cl2, जबकि PCl3, Cl2 लिख देता हूँ। इन दोनों में से किसी एक की या दोनों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य पश्च दिशा में विस्थापित हो जाएगा। उत्प्रेरक का प्रभाव सब में यही लिखना है कि उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है? साम्य तो अपरिवर्तित रहता है परंतु ये साम्य जल्दी प्राप्त हो जाता है। अक्रिय गैस का प्रभाव, बताओ कणों की संख्या 2 से 1 इधर को हो रही ना। अक्रिय गैस का प्रभाव बिल्कुल ऐसा होता है जैसा दाब का प्रभाव होता है। तो कणों की संख्या इधर को घट रही है तो साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होगा, तो अग्र की जगह हमें लिखना है पश्च। क्या लिखना है? पश्च। साम्य पश्च दिशा में विस्थापित। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला इफेक्ट बताता हूँ। अगला बताता हूँ एक और एग्जाम्पल आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है, ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, Q प्लस N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस रिवर्सिबल 2NO गैसियस। लो देखो जरा, सबसे पहले हम देखेंगे ताप का प्रभाव।
देखो जरा ताप का प्रभाव, भाई Q इधर है ना, तो अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में बढ़ेगा और साम्य भी अग्रिम दिशा में ही विस्थापित होगा। तो ताप के प्रभाव में हमने लिखा साम्य अग्र दिशा में विस्थापित, और जब अग्र दिशा में विस्थापित तो Kc का मान बढ़ जाएगा। उसके बाद दाब का प्रभाव, किधर को देखो, इधर कितने हैं, 1 और 1 2 मोल, और इधर भी 2, तो इसका मतलब ये है दाब के प्रभाव में हम क्या लिखेंगे, दाब के प्रभाव में हम लिखेंगे दाब के प्रभाव में हम लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं है प्रभाव, क्योंकि दोनों तरफ इधर भी 2 मोल हैं, एक N2 का एक O2 का, इधर भी 2 ही मोल हैं। क्योंकि दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में कणों की संख्या घटती है, और साम्य भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया का साम्य दाब बढ़ाने पर किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं होगा। सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता के प्रभाव में आप लिखोगे क्या है ये, N2O2, N2 व O2, या N2 या O2, या दोनों की सांद्रता बढ़ा दो, कि सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा, और जबकि NO की सांद्रता बढ़ाने पर, जो प्रोडक्ट है हमारा उत्पाद है, जबकि NO की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। उत्प्रेरक का प्रभाव सब में यही है। अक्रिय गैस का प्रभाव, अक्रिय गैस का तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ कणों की संख्या या मोलों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि अक्रिय गैस का प्रभाव दाब जैसा ही होता है। ठीक है, अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके जल्दी से लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा हमने कितने कारकों के प्रभाव पड़े हैं, 5 के। कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब अपनी साम्य अवस्था पर पहुंच जाती है तो उस समय के इफेक्ट हैं ये सारे। साम्य अवस्था पर पहुंचने के बाद ताप बढ़ाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, दाब बढ़ाओगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारकों की या उत्पादों की क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उत्प्रेरक मिलाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अक्रिय गैस मिलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अपने आप में 5 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हर एक रिएक्शन के ऊपर 5 इफेक्ट। इनमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि Kc का मान आपको सिर्फ ताप के प्रभाव में ही बताना है कि बढ़ेगा या घटेगा, और किसी प्रभाव में Kc का मान नहीं बताना है। आपको सिर्फ ये बताना है कि साम्य कौन सी दिशा में विस्थापित हो रहा है, अग्र में या पश्चिम में, या फिर वो अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।